जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम आपको कराने वाले हैं साइंस की स्पेशल क्लास, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो भाई क्लास को बहुत ही ध्यान से लगाना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से उन क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। तो चलिए दोस्त, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और सारे क्वेश्चन को करते हैं एकदम मस्त तरीके से हैंडल। और सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको करते सबसे पहले यहाँ पे तटस्थ पदार्थ का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। तो पीएच मान के बारे में आपको बता देना है, क्या हो जाएगा 7 होता है आपका। ठीक है, तो पीएच मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं पीएच मान वाले, वो क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। पीएच मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल 100% आप सबको पता है कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि आपका मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए, तो पीएच मान आप बता दोगे उसका कितना होता है, 7.4 होता है। एकदम आप बिल्कुल सही तरीके से बता दोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि वो जो ज़्यादातर बार बार रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन, वो आपको एकदम याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे तो भाई फिर आपका एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कराना है। जो मैं आपको क्लास कराता हूँ वो आपको याद रखनी है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए आपसे नींबू का पीएच मान, तो मैं करा देता हूँ पीएच मान वाले। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। अगर आप पूछा जाए लार का पीएच मान बताओ, तो लार का पीएच मान आपको होता है 6.5। अगर आपसे पूछा जाए दूध का पीएच मान बताओ आप, तो दूध का पीएच मान बताओगे आप 6.4। अगर आपसे पूछा जाए मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6। उसके बाद सिरके का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कराया, ये इम्पोर्टेंट से यही पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में, से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जंग लगना किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का जो है जुड़ना होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो निकल के अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको अपचयन बोलते हैं। स्टील किसका मिश्र धातु होता है, स्टील जो मिश्र धातु होता है वो किसका होता है, लोहा और कार्बन, इन दोनों का होता है मिश्र, इन दोनों से बना होता है। ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप एकदम बता दोगे कि राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे लोहा और कार्बन। ठीक है, यानी कि Fe+ आपका सी हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जस्ते का होता है, यानी तांबा और जस्ते का होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में जो है आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, बीज अंकुरण के लिए आपकी जल, वायु और ताप, ये तीनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट होती है और आवश्यक होती हैं। परागकण किससे संबंधित हो जाएगा, परागकण से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एकदम आपको बता देना है कि किससे रिलेटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जो है वो प्रजनन से हो जाता है, प्रजनन। ठीक है, किससे हो जाएगा, प्रजनन से हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में टोटल अगर हड्डियाँ आपसे पूछा जाए तो आप एकदम बता दोगे 206। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है एकदम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सेरेब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको करा चुका हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होगी कि आपको दोबारा से फिर वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कराऊँ, तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब माना ये एक चीज़ और रखना, सेरेब्रम जो होता है वो मतलब अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, और जैसे बुद्धि का केंद्र भी इसको बोला जाता है। और हमारे मतलब पूरे संपूर्ण जो मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग ये है, घिरे रहता है। कितना, 2/3 भाग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फिर आपका अगला जो है, अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो शरीर का जो है संतुलन कौन बनाए रखता है, वो बनाए रखता है सेरेबेलम।
सेरेबेलम का काम क्या होता है, हमारे शरीर का जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और दूसरी बात, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग किसको कहते हैं, छोटा दिमाग भी इसी को बोला जाता है भाई, सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी बोला जाता है। जीवन का वृक्ष भी बोलते हैं इसको, जीवन का वृक्ष भी इसी को बोला जाता है। ये भी आपको नोट रखना है करके, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जीवन का वृक्ष भी इसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। ऊपर का 120 होना चाहिए, नीचे का आपका 80 होना चाहिए, ठीक है। और mm/Hg होता है पूरा, ठीक है, याद रखना है आपको। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। आरबीसी के जीवन काल की बात चल रही है, तो आरबीसी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल एकदम सही राइट एकदम आंसर दोगे। कितना होता है, 120 दिन होता है जीवन काल, ठीक है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी होगा, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर पे होता है एक आपका हृदय हो गया। आप मैं इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कराने वाला हूँ। हृदय क्या होता है, ये रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। हृदय जो हमारा हार्ट होता है, इसका काम क्या होता है, रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में, ठीक है, संपूर्ण शरीर में जो है प्रवाहित करता है। संपूर्ण शरीर में जो है इसको परिवहन मान लो आप इसको, प्रवाहित दोनों में से, ठीक है, परिवहन हो गया। उसके बाद आपने सुना होगा नाम शिरा होती है हमारे, सिराएं क्या काम करती है, सिराएं करती है रक्त जो होता है उसको अंगों से हृदय तक पहुंचाना। रक्त जो होता है उसको क्या करती है, ये रक्त को अंगों से हृदय तक, अंगों से जो हमारे अंग है अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, ठीक है, अंगों से हृदय तक, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा धमनियाँ भी होती है, और धमनियों का काम भी आपको समझ में आना चाहिए कि धमनी का काम क्या होता है। धमनियाँ, ठीक है, धमनी होती है, वे अपोजिट काम करती है सिराओं के, वो सिराओं के अपोजिट काम करती है। वो रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है। ये अंगों से हृदय तक जा रहा था, ये जो है हृदय से अंगों तक लाती है, रक्त को अंगों तक लाती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद आती है कोशिकाएं, और कोशिकाएं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो कोशिकाएं क्या करती है, तो कोशिकाओं का भी मैं आपको साथ साथ में कह देता हूँ। कोशिकाएं क्या करती है भाई, कोशिकाएं करती है जो धमनी और सिरा है इन दोनों का सम्मिलन होता है। मतलब कोशिकाएं इन दोनों को जो है धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन करती है। मतलब जो इन दोनों का रक्त है उनको सम्मिलन ये करती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको याद रखना, धमनी और सिरा का रक्त का सम्मिलन, धमनी और सिरा के रक्त का सम्मिलन, ठीक है, धमनी और सिरा के रक्त का सम्मिलन करती है। ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट आपको करानी थी वो मैं आपको बता दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो आप यकृत बता दोगे, लीवर बता दोगे। यहाँ पे लीवर भी वही है, यकृत भी वही है, आप याद रखते यहाँ पे चलोगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता दोगे, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसने करी थी, विलियम हार्वे ने करी थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे किसने करी थी, विलियम हार्वे जी ने यहाँ पे की थी। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में होती है 4 कक्ष, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। धमनियाँ किस प्रकार रक्त ले जाती है, धमनी जो है वो किस प्रकार का ले जाती है, देखो धमनियाँ ले जाती है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध रक्त ले जाती है धमनियाँ। पर इसका एक अपवाद भी है, यहाँ पे लिख लेना, वो होती है जो कि अशुद्ध रक्त ले जाती है, वो होती है फुफ्फुसीय धमनी। ये अशुद्ध रक्त ले जाती है, ये अशुद्ध रक्त ले जाती है, ये इसका अपवाद है, ये आपको नोट करके रखना है। उसी प्रकार से जैसे आपको मैंने धमनियाँ करा, सिराएं भी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है वैसे नॉर्मली, पर अपवाद में यहाँ पे हो जाएगा फुफ्फुसीय सिरा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लसीका द्रव किस प्रकार का, लसीका द्रव का मुख्य कार्य है,
लस्सी का जो द्रव होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है उसका मतलब जो वर्क क्या करता है, वो संक्रमण से रक्षा करता है हमारी, ठीक है, वो हमें जो है रोगों से बचाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको रखना है अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको याद रख लेना है वो जो मैं आपको बताऊँगा बस ओनली, ठीक है। जो हमारे तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, दो तंत्रिका तंत्र जब आपस में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको, सिनेप्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कपाल तंत्रिकाएं कितनी है हमारी बॉडी में, कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है हमारी बॉडी में, होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल हड्डियों की संख्या होती है 206। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है शरीर को सहारा देना, ठीक है। हड्डी क्या करती है, हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है ताकि हम काम को आराम से बड़े तरीके से कर पाए। जब हमारी बॉडी में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक, हड्डियों से आवाज़ आने लग जाती है। मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, आपकी बॉडी में भी कट कट के ऐसी आवाज़ आती है पैरों में हाथों में, तो आप चाहो तो विटामिन D3 के इंजेक्शन आता है उसको यूज़ कर सकते हो, या आप कैल्शियम के पाउच आते हैं कैल्शियम के, ठीक है, कैल्सीरोल के नाम से, उसको शाम को आपको क्या करना है, दूध में डालकर डायरेक्ट लेना है हफ्ते में एक बार। इंजेक्शन भी हफ्ते में एक बार आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आपकी जो आवाज़ आती है वो आनी बंद हो जाएगी। मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन कराता है, वो होती है कौन कोशिकाएं, जो कि आपकी हमारी बॉडी में जो है रंगों की पहचान कराती है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी होती है, वो होती है रोड और क्रॉस होती है, रोड और कोन होती है, रोड और कोन। मानव ने कान का संतुलन कौन बनाए रखता है, मानव कान का जो संतुलन है वो कौन बनाता है, अर्धवर्तिका नलिकाएं होती है जो कि संतुलन बनाए रखती है, जिससे कि हमें सुनाई बनाई देता है, वो हमें बिल्कुल एकदम आपको कोई चीज़ें बोली आवाज़ आई और आपको वो बहुत अच्छे से जो है वो सुनाई देती है, ठीक है, वो अर्धवृत्ताकार होती है नलिकाएं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, दही बनना, रासायनिक का, जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक पटरियों पे आप देखोगे लोहे पे जंग लगना, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। भौतिक परिवर्तन आपसे पूछा जाए तो बताना बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ़ को पिघला के आप पानी बना दो, पानी से फिर उसको बर्फ़ बना सकते हो, वो भौतिक हो जाएगा। जो एक बार चीज़ आपने बना दी उसको आप दोबारा बदल के फिर वो ही नहीं बना सकते, सेम हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कागज़ को आप जला के दोबारा आप उसको बना के देखो बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है नाभिक के अंदर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या हो जाएगी, क्यूरी हो जाएगी, क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण क्या हो जाएगा, यूरेनियम, क्या हो जाएगा भाई, यूरेनियम। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है, O3, O2, O3 हो जाएगा ओजोन। नाइट्रोजन का आणविक सूत्र हो जाएगा N2। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। हाइड्रोजन का आणविक सूत्र आपसे पूछा जाए वो होता है H2, और ये कितनी होती है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। होमवर्क आपको जो दिया जाता है ना भाई, वो आप किया करो, अगर आप उसको नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, फिर आपको ही उसमें वो चीज़ें महसूस होगी। अगर आप नहीं कर रहे हो होमवर्क वगैरह जो भी आपको दिया जा रहा है, वो सारा का सारा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसको करने से क्या होता है, आपकी पावर बढ़ती है। आप चीज़ों को सर्च करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड का जो है वो ग्रोथ, जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, और सोचने समझने की आपकी जो है वो क्षमता भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो कितना फ़ायदा है इन चीज़ों का, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये करने से, इसलिए तो मैं आपको हर क्लास में 2-3 या 1-2 क्वेश्चन आपको देता रहता हूँ, ताकि आप उस चीज़ों को खुद से सर्च करो और खुद से पढ़ो और आपको भी पता चले। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस गैस से संबंधित हो जाएगी। अम्ल वर्षा जो है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित आपकी हो जाएगी। अम्ल वर्षा के बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है कि अम्ल वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, क्यों उसमें जो मेन रोल अदा करता है, ठीक है। गैसों के बारे में, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मैं जो क्लास आपको करा रहा हूँ, ये क्लास आप कर लेना जिस भाई ने, तो उसको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई वहीं से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लिख लेना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आवर्त सारणी से बारे में, तो यहाँ पे आवर्त सारणी के बारे में थोड़े से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे यहाँ पे टोटल आपके आवर्त सारणी में जो टोटल तत्व कितनी है, कुल तत्व कितनी है जो हमें ज्ञात है फिलहाल अब तक, उनकी संख्या हो जाएगी 118। ठीक है। और प्रकृति में जो प्राप्त है, वो प्रकृति में जो प्राप्त है, ये मानव द्वारा जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है वो हो जाएंगे 94 यानी 94। ठीक है। और इसमें धातु कितनी है, धातु कितनी है इसमें, धातुओं की संख्या, धातु कितनी है इनमें, धातु हो जाएगी आपकी इसमें धातु की संख्या 91। अधातु अगर आपसे पूछा जाए अधातु, तो यहीं पे आप अधातु की बात करें तो अधातु कितनी है इसमें, अधातु हो जाएगी इसमें 20। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये इसलिए कराए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे हल्की धातु, ये क्वेश्चन बनता है सबसे हल्की धातु। ठीक है, हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए हल्की धातु, ठीक, हल्की धातु होती है लिथियम, Li इसका सिंबल होता है लिथियम, सबसे हल्की धातु। द्रव अधातु तत्व पूछा जाए आपसे, द्रव अधातु होना चाहिए और द्रव भी होना चाहिए। अधातु तत्व आपसे पूछा जाए यहाँ पे, द्रव ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन Br। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपसे पूछा जाए वो हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आपको बताना है। सबसे हल्का तत्व आपसे पूछा जाए, सबसे हल्का तत्व, हल्का तत्व विपात में यहाँ पे तत्व की भर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आप बता दोगे यहाँ पे वो हो जाएगा, तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे सबसे हल्की धातु तत्व, हल्की धातु होनी चाहिए और तत्व होनी चाहिए तो लिथियम हो जाएगी। द्रव धातु तत्व पूछा जाए पारा हो जाएगा, द्रव धातु तत्व, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस ध्यान लगाना इस चीज़ का। द्रव धातु तत्व आपसे पूछा जाए, द्रव और धातु तत्व वो तो हो जाएगा पारा। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में बस इतना ही। और जो हमारी जीके स्पेशल थी, हमारी जीके स्पेशल की जो हमने सीरीज चला रखी थी वो फिनिश यहाँ पे आज हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से, जैसे मैंने सीरीज आपको मतलब सीरीज़ जो थी आपको अच्छे से कराई। कैसी लगी आपको ये सारी की सारी जो मैंने क्लास कराई साइंस की, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए चलने वाली है बहुत जल्दी। मिलती है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।